नमस्कार दोस्तों, ये है अमर श्री एकेडमी और आज हम अपने कक्षा 10 के सामाजिक विषय के चैप्टर 1 की अगले पार्ट को लेकर आप सबके समक्ष प्रस्तुत हुए हैं। हमारा जो चैप्टर 1 था, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, ठीक है ना। इसका जो चैप्टर 1 था, इसका हम पार्ट 4 लेके आपके सामने प्रेजेंट हुए हैं। हमारा इस पार्ट का जो विषय है वह है जर्मनी का एकीकरण। कैसे हम पढ़ेंगे, कैसे जर्मनी ने अपने देश, अपने राज्य को एक राष्ट्र के रूप में विकसित किया। ठीक है ना। आइए अपने वीडियो को शुरू। सबसे पहले अपने वीडियो को शुरू करने से पहले सबसे पहले हमें समझना होगा कि जर्मन अगर आज देश है जर्मनी, तो इससे पहले क्या था। तो 19वीं शताब्दी के मध्य तक जर्मनी एक एकीकृत राष्ट्र नहीं था। ये समझने वाली बात है कि 19वीं शताब्दी के मध्य तक जर्मनी एक एकीकृत राष्ट्र नहीं था, बल्कि 39 स्वतंत्र राज्यों का एक समूह था, जिसे जर्मन परिसंघ कहा जाता था। ठीक है ना। इससे पहले जो आपका जर्मनी था वह कोई राज्य नहीं था, कोई राष्ट्र नहीं था, कोई देश नहीं था, बल्कि यह एक 39 स्वतंत्र राज्यों का एक समूह था। मतलब 39 राज्य आपस में मिलकर एक परिसंघ का निर्माण करते थे। इस परिसंघ को जर्मन परिसंघ कहते थे। ठीक है ना। इनमें सबसे शक्तिशाली राज्य प्रसा, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है ये जो राज्य है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये शक्तिशाली राज्य कौन था? प्रसा और ऑस्ट्रिया थे। ठीक है ना। इसमें जो दो सबसे प्रभावशाली और सबसे ज़्यादा जो लाइमलाइट में थे, बहुत ही पावरफुल थे, ठीक है ना, वो राज्य थे प्रसा और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है ना। जर्मन एकीकरण, ठीक है ना, जर्मन एकीकरण कब होता है? 1871 ईस्वी में। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये आपका, स्टार आप इसको बना सकते हैं। ठीक है ना। जर्मन एकीकरण कब हुआ था? 1871 में। अर्थात जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? 1871 में हुआ। का श्रेय मुख्य रूप से प्रसा के प्रधानमंत्री ऑटो वन बिस्मार्क को जाता है। ठीक है ना। याद रखिएगा, प्रसा के जो सबसे शक्तिशाली राज्य था उसके एक प्रधानमंत्री थे, उसका नाम था ऑटो वन बिस्मार्क। इन्होंने ही अपने लौह और रक्त नीति के आधार पर फ्रांस को एक राष्ट्र के रूप में विकसित किया। इससे पहले जो ऑटोवान बिस्मार्क थे वह प्रसा के प्रधानमंत्री थे और इन्होंने अपनी लौह और रक्त नीति के तहत जो आपका जर्मनी है उसको क्या किया? एक राष्ट्र के रूप में निर्माण किया। ठीक है ना। अब चलते हैं आगे। सबसे पहले हम समझते हैं कि जर्मन एकीकरण के क्या क्या कारण थे। आपसे पूछ सकता है कि जर्मन एकीकरण के प्रमुख कारण क्या थे, इनका विस्तार से वर्णन कीजिए। ठीक है ना। तो जो सबसे पहला आपका इसमें पॉइंट है वह है राष्ट्रवाद और एकता की भावना। नेपोलियन युद्ध जो कि 1803 से 1815 के बीच हुआ था। 1815 में वाटरलू की हार होती है और नेपोलियन क्या हो जाता है? उसको सेंट हेलेना द्वीप पर निर्वासित कर दिया जाता है। ठीक है ना। के दौरान जर्मन राज्यों में राष्ट्रवाद की भावना बढ़ी। ठीक है ना। जर्मन लोगों ने महसूस किया कि एक शक्तिशाली राष्ट्र बनाने के लिए एकता का होना बहुत आवश्यक है। अर्थात आप एक रहेंगे, एकता के रूप में बने रहेंगे, ठीक है ना, तो आप किसी से भी विजय प्राप्त कर सकते, क्योंकि ये काम फ्रांस ने करके दिखा दिया था। ठीक है ना, नेपोलियन के नेतृत्व में। आर्थिक एकीकरण 1834 में प्रसा ने जोल्वेरीन नामक आर्थिक संघ बनाया, जिसे व्यापार बाधाएं हट गईं और आर्थिक एकता मजबूत हुई। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि इस पे आपका एक बहुविकल्पी भी पेपर में आया हुआ था। 1834 में प्रसा ने एक जोल्वेरीन नामक जो है आर्थिक संघ बनाया। ठीक है ना। ये जोल्वेरीन संघ क्या था? जैसा कि मैं आपको बताऊं, पहले क्या था, जब जो आपका एक परिसंघ था, इसमें हमने भी पढ़ा कि 39 राज्य थे, तो प्रत्येक राज्यों में लंबाई का जो मात्रक था वह अलग अलग था। अगर हम इसे सिंपल शब्दों में समझें कि अगर किसी राज्य में 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर हैं, तो वहीं दूसरे राज्य में 1 मीटर
बराबर 99 सेंटीमीटर था। वहीं किसी तीसरे राज्य में 1 मीटर बराबर 89 मीटर था, ठीक है ना, 89 सेंटीमीटर था। तो इस तरह क्या हो रहा था, इस तरह आपके अगर कोई व्यक्ति किसी एक राज्य में कपड़ा खरीदता है तो वह दूसरे राज्य में जाके उसको नुकसान ही होगा, क्योंकि वहाँ पे 1 मीटर का तो कपड़ा दूसरा बिक रहा है, ठीक है ना। इसी प्रकार सभी की जो करेंसी थी, सभी सभी राज्यों का जो रुपया था वो कैसा था, अलग अलग था, ठीक है ना। इस प्रकार व्यापार करने में बहुत सारी बाधाएं आती थी। अलग हर एक राज्य का रुपए लेके चलना पड़ता था, जिससे बीच में चोरी होने की भी संभावना बनी रहती थी, ठीक है ना। तो इसको देखते हुए प्रेसा, जो कि जर्मन परिसंघ का एक शक्तिशाली राज्य था, वो एक आर्थिक संघ लेके आता है जिसका नाम था जोल्वेरिन। जोल्वेरिन कब आया था, जोल्वेरिन संघ कब आया, 1834 में, ठीक है ना। ये याद रखने वाली बात है। तो प्रेसा ने जोल्वेरिन नामक आर्थिक संघ बनाया, जिससे व्यापार बाधाएं हट गईं और आर्थिक एकता मजबूत हुई। इससे छोटे राज्यों में प्रेसा के प्रति झुकाव बढ़ा और वे आर्थिक रूप से प्रेसा पर निर्भर हो गए। मतलब जो बाकी छोटे छोटे राज्य थे वह किस पे डिपेंड होने लगे, वह प्रेसा पे होने लगे, क्योंकि प्रेसा ने एक बहुत ही सॉलिड इकोनॉमिक पॉलिसी यहाँ पे लेके आई थी। उन्होंने जोल्वेरिन आर्थिक संघ बनाया, जिससे जो व्यापारियों को सबसे बड़ी दुविधा होती थी माप और पैसे को लेकर, वह दूर हो गई, ठीक है ना। तीसरी जो आपकी हेडिंग है, ठीक है ना, जर्मनी एकीकरण के प्रमुख कारणों में प्रेसा की शक्ति और विस्मार की नीतियाँ। मतलब प्रेसा जो था वह बहुत ही शक्तिशाली राज्य के साथ साथ उसका जो प्रधानमंत्री विस्मार्क था बहुत ही स्मार्ट था, ठीक है ना। प्रेसा एक शक्तिशाली सैन्य और आर्थिक शक्ति के रूप में उभरा। सैन्य किसके कारण, विस्मार्क के द्वारा, क्योंकि विस्मार्क ने लौह और रक्त नीति लाई, आयरन एंड ब्लड पॉलिसी लेके आया वो, जिससे सैन्य शक्ति को मजबूती मिली। और वहीं पे जोल्वेरिन नामक संघ बना के उन्होंने जर्मनी को अर्थात प्रेसा को एक आर्थिक रूप से सशक्त बना दिया, ठीक है ना। पैसों से ही मजबूत हो गया और सैन्य से ही मजबूत हो गया। ऑटोवान बिस्मार्क ने रियल पॉलिटिक यथार्थवादी राजनीति और ब्लड एंड आयरन युद्ध और सैन्य शक्ति की नीति अपनाई, ठीक है ना। उसने ऑटो बिस्मार्क ने रियल पॉलिटिक्स, ठीक है ना, जो वास्तविकता के आधार पे उसने राजनीति की, और उसने ब्लड एंड आयरन, या तो मान जाओ या तो निपट जाओ। सिंपल अगर आप इस शब्दों में बोलें कि मैं आपसे जो बोल रहा हूँ आपको करना पड़ेगा, अगर आप नहीं करोगे तो हम आपको ख़त्म कर देंगे। तो अगर आपको अपने सब चीज़, अपना पूरा वंश नाश करना है, ठीक है ना, तो आ जाओ, नहीं बात मानो। लेकिन अगर आप हमारी बात मान जाओगे तो अच्छी बात है, आप ही को फ़ायदा होगा। ये आपकी ब्लड एंड आयरन नीति बहुत सिंपल शब्दों में थी, ठीक है ना। इसके बाद ये हो गया कि जर्मनी एकीकरण के क्या क्या कारण थे। अब हम समझेंगे कि जर्मनी एकीकरण कैसे हुआ। ये एक आप स्टोरी के माध्यम से समझ सकते हैं, आपको मज़ा भी आएगा, ठीक है ना। तो याद रखना कि सबसे शक्तिशाली कौन था, प्रेसा। हमें इसी पे सबसे ज़्यादा फोकस करना है कि जर्मन परिसंघ जो कि 39 राज्यों का था, उसमें दो जो राज्य थे सबसे मजबूत थे, एक प्रेसा और दूसरा ऑस्ट्रिया, ठीक है ना। अर्थात ये दो शक्तिशाली राज्य, बाकी सारे जो बचे राज्य 37 राज्य होंगे वो इन पे ही अपना साइड चुन रहे हैं, क्योंकि इन दोनों के बीच क्या हो रही होगी, लड़ाई हो रही होगी, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले डेनमार्क का युद्ध होता है, ठीक है ना। डेनमार्क एक अलग देश था। क्या कारण था सबसे पहले, तो डेनमार्क ने दो जर्मन प्रदेशों स्केलविक और होल्स्टेन पर कब्जा करने की कोशिश की। अर्थात जो डेनमार्क थे, वह जो जर्मन परिसंघ के दो राज्य थे, स्केल्सविक और हॉलस्टेन, उस पर अपना कब्जा करने की कोशिश करता है। अब चूंकि ये कब्जा कर रहा है तो प्रेसा के जो बिस्मार्क थे उसने दिमाग लगाया। उसको पता था अगर मैं अकेले जाऊंगा तो यहाँ पे ऑस्ट्रिया क्या करेगा, मेरे जितना भी साम्राज्य होगा उस पर अधिकार कर लेगा। तो उसने क्या किया, उसने ऑस्ट्रिया को मनाया कि भैया आप क्या कीजिए, हमारे साथ युद्ध लड़िए और ये जो आपका स्केल्सविक और होल्स्टीन है इसको आप
आप ले लीजिएगा या आपस में समझ लेंगे बात को। तो ऑस्ट्रिया जो है वह प्रेसा के बहकावे में आ जाता है और परिणाम ये निकल के आता है कि प्रेसा और ऑस्ट्रिया ने मिलकर डेनमार्क को हरा दिया। दोनों प्रदेशों को आपस में बांट लिया, मतलब एक भाई तू ले ले एक मैं ले लूँ, सिंपल, दोनों निपट गए। अच्छा हुआ, प्रेसा को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी और ऑस्ट्रिया ने उसके साथ मिलकर एक प्रदेश भी हासिल कर लिया। ठीक है ना। दूसरा, ये तो पहला रहा कि पहला तो डेनमार्क से युद्ध करके ऑस्ट्रिया और जो आपकी प्रेसा थे इन्होंने आपस में प्रदेश को बांट लिया। दूसरा क्या था? दूसरा होता है ऑस्ट्रिया और प्रेसा का युद्ध, जो कि 1866 में होता है भाई। अब क्या था, इसका कारण क्या था? बिस्मार्क ने ऑस्ट्रेलिया को उकसाकर युद्ध छेड़ दिया क्योंकि वह जर्मनी एकीकरण में बाधा था। सिंपल सी बात है, अगर एक बहुत बड़ा इलाका है और उसमें दो बड़ी शक्तियां हैं, ठीक है ना, तो उन पे उस पूरे एरिया पर अपना अधिकार पड़ने की होड़ है, ठीक है ना, और एक दोनों जो हैं एक दूसरे के मार्ग में बाधक हैं। तो बिस्मार्क जो कि स्मार्ट व्यक्ति था, उसे चीज़ की जानकारी पहले थी कि मुझे ऑस्ट्रिया को हटाना पड़ेगा, तभी मैं एक राष्ट्र का निर्माण कर सकता हूँ। तो वो क्या करता है, वो ऑस्ट्रिया को उकसा देता है भाई, कुछ ना कुछ करके उकसाता है, जिससे ऑस्ट्रिया हो जाता है, भड़क जाता है और वो क्या कर देता है, प्रेसा पर आक्रमण कर देता है। तो इससे परिणाम क्या निकल के आते हैं? प्रेसा ने ऑस्ट्रिया को हराया और जर्मन परिसंघ को भंग कर दिया। मतलब उसने क्या किया, उसने ऑस्ट्रिया को हटा दिया और उससे जो जर्मन परिसंघ 39 राज्यों का बना था उसे उसने ख़त्म कर दिया कि आज के बाद कोई भी जर्मन परिसंघ नहीं रहेगा। ठीक है ना। अर्थात अब वह जितना चाहे जितने राज्यों पे अपना अधिकार कर सकता है। उत्तरी जर्मनी के राज्यों को मिलाकर उत्तरी जर्मन संघ बनाया गया। ठीक है ना। मतलब जो उत्तरी जर्मनी के राज्य थे, ठीक है ना, उसके जो ऊपर के जर्मन परिसंघ, जो उत्तरी जर्मन परिसंघ था, उसको उसने मिलाकर एक उत्तरी जर्मन संघ का निर्माण किया। ठीक है ना। और ऑस्ट्रिया को जर्मन मामलों से बाहर कर दिया। मतलब जो उसने संघ बना दिया उसमें किसी भी प्रकार से ऑस्ट्रिया हस्तक्षेप नहीं कर सकता। मतलब ऑस्ट्रिया को पहले साथ लेकर डेनमार्क को निपटा दिया, प्रदेशों को बांट लिया और फिर उन्हीं प्रदेशों को उसने ऑस्ट्रिया से युद्ध लड़कर वापस ले लिया और पूरे परिसंघ को अलग करके एक अलग परिसंघ बना दिया, जिसके मामलों से ऑस्ट्रिया को बाहर कर दिया कि ऑस्ट्रिया उन पर किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेगा। इसके बाद अब चूँकि प्रेसा ने ऑस्ट्रिया को निपटा दिया, अब उस टाइम की सबसे बड़ी शक्ति कौन बचती है, और वह आपकी शक्ति होती है फ्रांस की। अगर वह फ्रांस को हरा दे, क्योंकि नेपोलियन ने फ्रांस के लिए एक अच्छा खासा बेनिफिट बना दिया था, अगर वह वाटरलू वाला नहीं मामला होता तो वह अभी तक कोई ना कोई बहुत अच्छा खेला कर चुका होता। तो अब बिस्मार्क क्या करते हैं, फिर एक बार अपना चाचा चौधरी वाला दिमाग अपनाते हैं और वह इस बार क्या करते हैं, फ्रांस से पंगा लेते हैं। कैसे लेते हैं समझते हैं कारण। बिस्मार्क ने फ्रांस के सम्राट नेपोलियन 3 को उकसाया और युद्ध छेड़ दिया। उसने क्या किया, फ्रांस के जो नेपोलियन 3 सम्राट थे उसको कुछ ना कुछ करके उसे उकसा दिया और आपस में क्या हो गया, युद्ध छिड़ गया। इसका परिणाम क्या निकल गया, प्रेसा ने फ्रांस को हराकर नेपोलियन 3 को कैद कर लिया। भैया उसको हरा दिया, उसको पहले तो प्रोवोक कर दिया, ठीक है ना, पहले उसको उकसा दिया, फिर उकसा के युद्ध लड़ लिया और युद्ध लड़ने के बाद उसके जो नेपोलियन 3 जो सम्राट था उसको क्या कर दिया, कैद कर दिया। फ्रांस को मजबूर होकर अल्सास लोरेन का क्षेत्र प्रेसा को देना पड़ा। एक फ्रांस के अधीन में एक क्षेत्र था अल्सास लोरेन, ठीक है ना, इसको फ्रांस को प्रेसा को देना पड़ा। क्यों देना पड़ा, क्योंकि प्रेसा ने तो उसके सम्राट को ही कैद कर लिया है। अब सम्राट को छुड़ाने के लिए कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा ना भाई, लेनी चली, किडनैपर ने किडनैप किया है तो कुछ ना कुछ तो फिरौती मांगेगा। तो फिरौती के रूप में क्या दिया गया, अल्सास लॉरेन का क्षेत्र प्रेसा को दिया। किसने, फ्रांस ने दिया, ठीक है ना। इस जीत के बाद जर्मनी ने सभी राज्य प्रेसा के नेतृत्व में एक हो गए, ठीक है ना। मतलब जितने भी जर्मन परिसंघ के राज्य थे वह सभी किसके अधीन एक हो गए, प्रेसा के अधीन एक हो गए। इनमें सबसे कमज़ोर कौन हो गया, ऑस्ट्रिया हो गया। क्योंकि अगर आप 39 राज्यों की बात करते हैं तो 39 राज्यों में
आपका 38 राज्य तो आपके केवल और केवल कौन ले गया? आपका 38 राज्य जो थे आपके अधिकतर, तो वो तो वही ले गया ना, क्या कहते हैं, प्रसा। तो ऑस्ट्रिया क्या हो गया? बहुत ही कमजोर हो गया, ठीक है ना। और इस प्रकार क्या होता है, इस प्रकार जर्मनी एकीकरण की प्रक्रिया खत्म होती कब होती है? 1871 में। 1871 में कब? 1871 में, जब प्रसा फ्रांस को हरा देती है और नेपोलियन तीन को कैद कर लेती है। नेपोलियन तीन को छुड़ाने के लिए फ्रांस को अल्सास और लॉरेन का जो क्षेत्र होता है वह प्रसा को देना होता है, जिससे एक जर्मन परिसंघ जो था पहले, वह प्रसा के अंडर पे एक राष्ट्र का निर्माण करता है, और वह राष्ट्र का नाम क्या था? जर्मनी था, ठीक है ना। एकीकरण की सफलता और जर्मनी का निर्माण, ठीक है ना। अभी हमने पढ़ा कि कैसे जर्मनी का एकीकरण होता है। तो 18 जनवरी 1871 में वर्साय महल में विलियम प्रथम को जर्मन सम्राट घोषित किया गया, ठीक है ना। याद रखने वाली बात है, ये याद रखिएगा, 18 जनवरी 1871 को किसका एकीकरण होता है? जर्मनी का एकीकरण होता है, ठीक है ना। और जर्मनी का जब एकीकरण होता है, मतलब जर्मनी एक राष्ट्र बन जाता है, उस राष्ट्र के प्रथम सम्राट कौन थे? वह थे विलियम प्रथम, ठीक है ना। प्रसा के नेतृत्व में जर्मन साम्राज्य का गठन हुआ और बिस्मार्क को चांसलर बनाया गया, ठीक है ना। जो प्रसा के प्रधानमंत्री थे, जिन्होंने अपनी नीतियों से पूरे के पूरे जर्मन परिसंघ को एक करके एक राष्ट्र का निर्माण कर दिया, ठीक है ना। तो उस बिस्मार्क को जर्मनी का चांसलर बनाया जाता है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है ना। तो ये एकीकरण हो गया। अब इससे एक और क्वेश्चन होता है कि जर्मनी के एकीकरण से यूरोप पर क्या प्रभाव पड़ा, ठीक है ना। जैसे नेपोलियन के आने से यूरोप पर क्या प्रभाव पड़ा था, तो वैसे ही जर्मनी जब एकीकरण हो जाता है, तो जर्मनी के एकीकरण से यूरोप पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो पहला प्रभाव क्या था? यूरोप की शक्ति संतुलन में बदलाव देखने को मिला। कैसे बदलाव देखने को मिला? पहले यूरोप में कौन बहुत ज़्यादा प्रभावशाली था? वह थे रूस, ब्रिटेन और फ्रांस, ठीक है ना। जर्मनी यूरोप की एक प्रमुख शक्ति बन गया और फ्रांस, ब्रिटेन, रूस जैसी शक्तियों के लिए चुनौती बन गया, क्योंकि जब जर्मनी बनता है तो वो किसको हरा के बना? वह डेनमार्क को हराया, उसने ऑस्ट्रिया को हराया, उसने फ्रांस को हराया, और फिर एक राष्ट्र बनकर उभर के आया, ठीक है ना। ऑस्ट्रेलिया कमज़ोर हो गया और जर्मन मामलों से बाहर कर दी, जो कि मैंने अभी बताया कि ऑस्ट्रिया जो है बहुत ही कमज़ोर हो गया, उसके भी राज्य ले लिए गए, ठीक है ना। और उसे जर्मनी के क्षेत्र से, जर्मन राष्ट्र के एरिया से बाहर कर दी गई। इस प्रकार यूरोप में जो शक्ति संतुलन था उसमें बदलाव आ गया। जो शक्ति संतुलन पहले तीन राष्ट्रों के बीच में, फ्रांस, ब्रिटेन और रूस के बीच रहा करता था, अब उसमें एक चौथे प्लेयर की एंट्री हो गई, और वो चौथा प्लेयर कौन था? जर्मनी था, ठीक है ना। इसके बाद दूसरा जो आपका है, ठीक है ना, दूसरा जो आपका है, दूसरी जो आपकी हेडिंग है, ठीक है ना, वह है फ्रांस जर्मनी की शत्रुता, ठीक है ना। फ्रांस को हरा के ही जर्मनी ने क्या किया था? अपने राष्ट्र का निर्माण किया था। तो इनके बीच एक शत्रुता का चलन हो गया, ठीक है ना। फ्रांस ने अल्सास लॉरेन की हार को स्वीकार नहीं किया और दोनों देशों के बीच दुश्मनी बढ़ गई। मतलब जो नेपोलियन तीन को किडनैप किया था, हरा कर, मतलब पकड़ लिया था युद्धबंदी के तौर पे, और उसको छोड़ने के नाम पे जो फिरौती ली गई थी अल्सास लॉरेन की, उस हार को फ्रांस पचा ही नहीं पाया, ठीक है ना। यह द्वेष आगे चलकर प्रथम विश्व युद्ध, जो कि 1914 से 1918 ईस्वी तक चला था, का एक प्रमुख कारण बना। याद रखना, ये जो हम यूरोप में बदलाव देख रहे हैं, यही सभी युद्ध आगे चलकर विश्व युद्ध का रूप धारण करते हैं, ठीक है ना। तो ये याद रखने वाला इम्पोर्टेंट फैक्ट है। तीसरा क्या था? राष्ट्रीयता और सैन्यवाद का उदय हुआ, ठीक है ना। जर्मन राष्ट्रवाद मजबूत हुआ, लेकिन सैन्यवाद भी बढ़ा।
जिससे आगे चलकर विश्व युद्धों का कारण बना। मतलब जैसा फ्रांस ने किया था, फ्रांस ने सेना को बढ़ावा दिया, सेना मजबूत किया और उसने राज्यों को जीता, तो कई सारे राष्ट्रों को लगने लगा कि अगर हम अपनी सैन्य शक्ति को बढ़ा देंगे तो हम कई सारे राष्ट्रों को जीत सकते हैं। ठीक है ना। तो इसलिए राष्ट्रीयता और सैन्यवाद का उदय भी कहाँ पे हुआ, इसके चक्कर में हुआ, जर्मनी के एकीकरण के चक्कर में। अगला है औद्योगिक और आर्थिक शक्ति। ठीक है ना। चौथा जो आपका पॉइंट है वह है औद्योगिक और आर्थिक शक्ति। तो जर्मनी यूरोप की एक प्रमुख औद्योगिक शक्ति बना और वैज्ञानिक व तकनीकी विकास में अग्रणी रहा। ठीक है ना। जब जब जर्मनी एकीकरण हो गया तो इसने किस पर फोकस करना चालू किया, उद्योग पर फोकस करना चालू किया। इसने नए नए आविष्कारों पर कोशिश करना चालू किया, कई सारी टेक्नोलॉजी पे काम करना चालू कर दिया। इसने अपने वैज्ञानिकों को बढ़ावा देना चालू किया और इस प्रकार जर्मनी की एकीकरण ने यूरोप के औद्योगिक और आर्थिक शक्ति को भी प्रभावित किया। ठीक है ना। अब इस पूरे वीडियो से हमें क्या निष्कर्ष प्राप्त हुआ, इस पर चर्चा करते हैं। जर्मनी एकीकरण का एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना थी जिसने यूरोप की राजनीति और शक्ति संतुलन को पूरी तरह से बदल दिया। क्योंकि पहले जो कि आपके 3 प्लेयर्स थे, ठीक है ना, कौन कौन से, रूस, ठीक है ना, ब्रिटेन और फ्रांस, ठीक है ना। इन तीनों जो आपके 3 प्लेयर थे, इन 3 प्लेयरों के साथ में एक चौथे प्लेयर की एंट्री होती है। वह चौथा प्लेयर कौन था, आपका जर्मनी। और ये बहुत ही खतरनाक तरीके से इनसे प्रतिद्वंदिता करने आया था। तो इससे क्या हुआ, शक्ति संतुलन में पूरी तरह से बदलाव हुआ। बिस्मार्क की कुशल कूटनीति और सैन्य रणनीतियों के कारण 1817 में जर्मनी एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में उभरा। हालांकि यह सैन्यवाद यूरोपीय प्रतिद्वंद्विता को भी बढ़ावा देने वाला साबित हुआ, जिससे अंततः विश्व युद्धों की नीति बनी। क्योंकि सभी राष्ट्रों को लगने लगा कि सैन्य व्यवस्था को अच्छा करना जरूरी है, तभी हम अपने को सुरक्षित रख सकते हैं और आसपास के राज्यों को जीत सकते हैं। इस प्रकार सैन्य शक्ति के बढ़ने से कई देशों के बीच टकराव होना चालू हुआ और अंततः जाके यह एक विश्व युद्ध का रूप धारण करता है। तो ये इस पूरे वीडियो का निष्कर्ष हुआ। इसमें याद रखने वाली बात ये है कि जर्मनी का एकीकरण कब हुआ, तो वह 1871 में हुआ। ठीक है ना। ज्वेलराइन जो आर्थिक संघ था वह कब आया था, 1834 में आया था। ठीक है ना। इसके बाद प्रथम जो आपके जर्मनी का सम्राट थे वह कौन थे, वह आपके विलियम प्रथम थे। ठीक है ना। और प्रथम चांसलर कौन बने जर्मनी के, तो वह ऑटोवान बिस्मार्क थे। लौह और रक्त की नीति किसने दी थी, ऑटोवान बिस्मार्क ने दी थी। ठीक है ना। पहले जब जर्मनी एकीकरण हुआ था, तो जर्मनी एकीकरण होने से पहले क्या था, तो वह 39 जर्मन संघ का एक क्षेत्र था। ठीक है ना। जिसमें 2 सबसे पावरफुल राज्य थे, एक था आपका प्रेसा और दूसरा था ऑस्ट्रिया। लेकिन जब प्रेसा युद्ध लड़ता है डेनमार्क से, फिर ऑस्ट्रिया से और फिर फ्रांस से, और वह सभी जर्मन राज्यों को एकत्र कर देता है, जिससे ऑस्ट्रिया कमज़ोर हो जाता है और प्रेसा जो है आगे चलकर एक जर्मनी राष्ट्र के रूप में उभर के आता है। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया है तो हमारे वीडियो को लाइक अवश्य करें। अगर कुछ त्रुटियां हो गई हैं, ठीक है ना, अगर आपको सुझाव देना चाहते हैं या अपने विचारों को प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो आप हमारे कमेंट्स में ये चीज़ कर सकते हैं। आपको अगर और ऐसे वीडियोस देखने हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं, जिस जैसे ही हमारा नया वीडियो आएगा आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। अच्छा लगा आप हमारे इस चैनल पे आए और आपने हमारे इस वीडियो को प्यार दिया, और प्यार देते रहिए, आते रहिए हमारे चैनल पे। मिलते हैं अपने अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।